हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज फिर से कई एक दिनों के बाद ये क्लास आई है और आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। इससे पीछे की क्लास में हम मानव हृदय के बारे में पढ़ चुके हैं। जो हार्ट होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना है, उसके सारे फंक्शंस के बारे में हम पढ़ चुके थे, तो वो क्लास आप जरूर देख लेना। और आज हम पढ़ेंगे पाचन सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और आज ये मैं बता देता हूँ, क्लास जो लेट लतीफ़ आ रही है इसका मतलब ये है मैं थोड़ा दूसरे कामों में बिजी हूँ इस टाइम पे, इसलिए क्लास को कंटेंट ही बनाने में बहुत समय लग जाता है क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पाता है और पढ़ना भी पड़ता है, तो ये बन नहीं पा रहा है। लेकिन जैसे ही बनता है मैं लेके आता हूँ। और आज हम पाचन तंत्र को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पाचन तंत्र आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पे बहुत सारी संरचनाएं, जैसे कि मुख है, ग्रास नली है, अमाशय है, और आपका क्या है, यकृत है, पित्ताशय है, अग्नाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा, ये सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़ना रहता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमको क्या है इसमें पढ़ना है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम क्या पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पाचन तंत्र जो आपको पढ़ना है ना, उसके बारे में आपको समझना होगा। सबसे पहले देखिए, पाचन तंत्र को जब भी आप पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पाचन क्या होता है। पाचन क्या होता है तभी हम समझ पाएंगे कि उसके पार्ट कौन कौन से हैं और उन पार्ट्सों का क्या क्या काम रहता है, ये हम समझ पाएंगे। तो देखिए, पाचन जो होता है ना, यानी डाइजेशन जो होता है ना, वो क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ आपके क्या होते हैं, पाचक रस होते हैं और एंजाइम भी होते हैं। पाचक रस और एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट करना या तोड़ना, यही हमारा पाचन सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक इनटू, ब्रेक मतलब तोड़ना, किसमें, सिंपल फूड्स में तोड़ देना, किसकी मदद से, हेल्प बाय डाइजेस्टिव जूस एंड एंजाइम्स। मतलब समझे आप, जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो हम खाते हैं, उनको एंजाइम्स की मदद से और जो पाचक रस होते हैं उनकी मदद से सरल भोज्य पदार्थों में, यानी कि सरल आपके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, वही आपका क्या कहलाता है, आपका पाचन तंत्र कहलाता है। अब उसके पार्ट होते हैं, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो मुख से स्टार्ट करते हैं, फिर वो ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से अमाशय में जाता है, और अमाशय से आपका क्या है, गैल ब्लैडर और यकृत वगैरह में होते होते आपका क्या है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी चीज़ों से निकल के आपका कहाँ पे पहुँचता है ना, आपके एनएस में पहुँचता है और एनएस से बाहर निकल जाता है। तो ये सारा सिस्टम आपका हमको पढ़ना है। देखिए, आज की क्लास में हमको क्या क्या, पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सारे डायग्राम्स हैं। ये सब आपके क्या है, डायग्राम है। हमको ये जीवा के मुख के बारे में पढ़ना है और मुख में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी के बारे में पढ़ना है। तो आज की क्लास में हमको एक बार आपको दिखाई देते हैं। देखिए, ये ग्लैंड्स हैं, ये आपके क्या हैं, ये आपका अमाशय, ग्रास नली, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। जठर रस है, ये सारी चीज़ें हमको आज की क्लास में, यकृत वगैरह, गैल ब्लैडर वगैरह सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, पित्ताशय वगैरह। तो देखिए, हम फिर से अपनी पहली स्लाइड पे आ गए हैं। अब यहाँ से हमको पढ़ना है, यहाँ से हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या है, पढ़ना है। अब देखिए, यहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। क्या है, ये मुख है, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए, पाचन तंत्र के जो भाग होते हैं ना, वो आपके क्या क्या हैं, एक बार फिर से आप समझ लीजिए। पाचन तंत्र के प्रमुख भाग यानी कि पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहला जो हमारा है वो आपका क्या है, मुख है। उसके बाद आपकी ग्रास नली आएगी, अमाशय, यकृत यानी कि लीवर यानी कि जिगर जिसको बोलते हैं, पित्ताशय जो गैल ब्लैडर होता है, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट से। पहले तो यही आप डायग्राम देख लीजिए, ये वाला डायग्राम आप देखिए, फिर मैं आपको और डायग्राम दिखाता हूँ। ये आपका क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है आपका ये, और इस स्ट्रक्चर में आप देखिए, ये आपका क्या है, मुख है, यहाँ पे ये जीवा भी है, यहाँ पे ये मुख गुहा है, ग्रसिका भी है, यहाँ पे ये ग्रसिका है, ये डायफ्राम होता है, यहाँ पे पित्ताशय और का भंडारण यहाँ पे होता है, पित्ताशय, और पित्त का यहाँ पे क्या होता है, भंडारण होता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। पित्त नली भी होती है, यहाँ पे यकृत होता है, अग्नाशय होता है, परिपेशिका, परिशेषिका, अमाशय, क्षुद्रांश होते हैं, बृहदांत्र यानी कोलान, और गुदा द्वार आपका होता है। अब ये वाले जो क्या बोलता हूँ, इन वाले आपको इसमें समझना है। ये वाला डायग्राम आपको समझाता हूँ मैं। ये आपका क्या है, मानव का एक चित्र है। इसमें देखिए, ये मुख है,
मुख के बाद आपकी क्या है, उसके जुड़ी हुई संरचना आपकी क्या है, ग्रसनी है, जिसको फ्रेनिक्स बोलते हैं। ये आपकी क्या है, ये आपकी ग्रास नली है, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। इससे जुड़ी हुई चीज़ें आपकी क्या है, ये देखिए आपका क्या है, ये आपका लीवर है, लीवर से ये आपका क्या है, ये अमाशय है। इसमें आपका क्या है, ये पित्ताशय, यहाँ पे ये संरचना। आपको मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, एक बार आपको ये इसमें दिखा देता हूँ। ये ग्रीन ग्रीन आपको जो दिख रहा है, ये पित्ताशय होता है। अब आप उसके नीचे ये आपका क्या है, अमाशय हो गया। अग्नाशय आपका ये वाली संरचना आपकी क्या है, ये आपकी संरचना अग्नाशय हो गई है। और उसके बाद आपकी क्या है, छोटी आंत, बड़ी आंत। ये देखिए ये आपकी बड़ी आंत है ये वाली, और ये जो ये गुच्छेदार संरचना आपको दिख रही है, ये आपकी छोटी आंत होती है। और ये आपका मलाशय है, रेक्टम। और उसके नीचे आपका क्या है, एनस है, जिसको एनल कहते हैं, जहाँ से आपका क्या है, पाचन होने के बाद जो अवशेष बचता है वो आपका क्या हो जाता है, आपका उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। अब हम आपको समझाते हैं। ये भी आपका सेम ही डायग्राम है, बस इसमें क्या है, सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हैं, बाकी सारी चीज़ें आपकी क्या है, सेम है। अब यहाँ पे आते हैं, डायग्राम को हमने देख लिया, और भी डायग्राम है। देखिए इसमें भी देखिए वही सारी चीज़ें, संरचनाएं हैं, सारी की सारी संरचनाएं आपकी क्या है। देखिए मुख है, मुख के बाद आपकी क्या है, ईसोफेगस है, ये भी आपकी ईसोफेगस है, ये भी आपकी ईसोफेगस। और उसके बाद आपका क्या है, ये देखिए अमाशय है, ये वाला अमाशय है, ये आपका लीवर है, और यहाँ भी लीवर है, यहाँ भी आपका अमाशय है। और उसके बाद आपकी लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, यहाँ पे ये वाली आपकी क्या है, ये बड़ी आंत है। और मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर जो आपकी ये गुच्छेदार संरचना है ना, ये आपकी क्या है, क्षुद्रांश यानी कि छोटी आंत आपकी है। और उसके नीचे आपका क्या है, जिसको हम बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, रेक्टम यानी मलाशय। ये सारी संरचनाएं मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये मैप आपको एक बार फिर से आपको समझना होगा, खुद से आपको समझना होगा, देखना होगा कि देखिए यहाँ से मुंह है, उसके बाद फ्रेनिक्स है, ग्रसनी है, सीधे सीधे मतलब आपका क्या है, खाना हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मुख से। मुख से वो फ्रेनिक्स में, फ्रेनिक्स से आपकी ग्रास नली में, ग्रास नली से आपका अमाशय में, अमाशय से आपका यकृत और गैल ब्लैडर में होते हुए सारी जगह आपका क्या है, ये पचता है। उसके बाद आपका क्या है, छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से निकलते हुए मलाशय और गुदा में आपका क्या है, ये जाता है। अब यहाँ पे आपको एक एक चीज़ के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं मुख से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि खाने का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो आपका क्या होता है, मुख ही होता है। यहीं से पूरा का पूरा जो सबसे पहले हमारा पाचन यहीं से शुरू होता है। देखिए मुख क्या है, यहीं से हमारा क्या है, पाचन स्टार्ट होता है, यहीं से पाचन शुरू होता है। और मुख में आपके कौन कौन से आपके पार्ट होते हैं, देखिए आपके ओष्ठ होते हैं, यानी कि ओठ। और ये क्या करते हैं, ये आहार नाल के द्वार का काम करते हैं। आहार नाल बोले तो आहार जिसमें भोजन जाता है, जिस नली में, ये उसका क्या करते हैं, ये मुख द्वार के रूप में काम करते हैं, क्योंकि ये खुलेंगे तभी हम खाने को खा पाएंगे, भोजन को ले पाएंगे। तो ये मुख द्वार के रूप में काम करते हैं आपके, क्या बोलता हूँ, ओट, यानी एलिमेंट्री कैनल गेट आपका होता है, डोर होता है, ठीक है। उसके बाद एक संरचना आती है आपकी, क्या आती है, जीभ आती है, हालांकि दांत भी आते हैं उसके बाद, तुरंत ही दांत आते हैं, अभी मैं वो भी पढ़ाऊंगा। पहले आपको जीभ को दिखा देता हूँ। ये जीभ है, ये आपकी क्या है, संरचना आपकी क्या है, जीभ है। अब इसके बारे में आपको क्या पढ़ना रहता है, इसके टेस्ट पार्ट जो होते हैं उनको आपको पढ़ना रहता है। देखिए जीभ जो होती है ना, ये क्या कहलाती है, टेस्ट के लिए होती है। ये हर एक चीज़ का हमको टेस्ट बताती है, स्वाद बताती है। और इसमें कुछ स्वाद कलियाँ होती हैं, क्या होती हैं, स्वाद कलियाँ, जिसको हम टेस्ट बड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट बड्स। और ये 2000 से लेके 10,000 तक आपने देखा होगा, आपकी जीभ जो होती है उस पर कुछ छिद्र नुमा संरचना होती है, छिद्र टाइप के होते हैं। जैसे ये आपकी क्या है, इसमें ऐसे ऐसे छिद्र होंगे, ऐसे 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 क्या होते हैं, छिद्र टाइप के होते हैं। इस तरीके के आपके क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। तो वो जो छिद्र होते हैं ना, वही आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं स्वाद कलियाँ, टेस्ट बड्स। अब ये जो टेस्ट बड्स हैं ना, ये अलग अलग आपका क्या है, टेस्ट देते हैं। जैसे मैं आपको इस बड़े से इमेज में आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारा अग्रभाग है, ये हमको जो जीभ का बिल्कुल आपका क्या है, अग्रभाग होता है ना, वो आपको क्या करता है ना, वो आपके लिए क्या काम करता है, वो आपको स्वीट, अगर कोई चीज़ मीठी आप खा रहे हैं ना, तो वो यहीं से आपको क्या है, टेस्ट आपको मिलता है। अग्रभाग से आपको मीठे का टेस्ट आपको मिलता है। अगर आप कोई नमकीन चीज़ खा रहे हैं, कोई सॉल्टी चीज़ खा रहे हैं ना, तो वो आपको इन साइडों से आपको क्या है, उसका टेस्ट आपको देखने को मिलता है सर। अच्छा सर। और अगर आप कुछ खट्टा खाते हैं ना, आपने कभी खाया होगा, खाते तो हैं, तो आपको पता होगा अंदर से ये वाली साइड जो होती है, ये वाली साइड,
और ये वाली साइड यहाँ से आपको क्या है जीभ चटकती है, मतलब खट्टा खाते हैं ना, तो एक अलग सी एक 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 आपकी क्या है, एक ध्वनि, एक आपकी साउंड, एक आपकी टोन जनरेट होती है यहाँ से, तो वो आपकी क्या है खट्टे का आपको एहसास दिलाती है। और ये जो आपका है, ये जो पार्ट है आपका बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट, बिल्कुल पश्च भाग है ना, ये आपको बिटर यानी कड़वे का आपको एहसास कराता है। अगर आप कोई कड़वी चीज़ खाते हैं ना, तो वो आपको यहीं से आपको क्या है एहसास होती है, यहीं से आपको एहसास होता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे समझाते थे, देखिए मैंने यहाँ पर भी लिख के रखा है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखिए इसमें भी मैं लिख के लाया हूँ, ये देखिए ये आपका अग्रभाग है, ये क्या है स्वीट यानी कि मीठा अग्रभाग हो गया। ये साइड का आपका भाग है, ये भी साइड का, ये सॉल्टी यानी नमकीन, ये अग्र साइड मतलब आगे का है लेकिन साइड वाला भाग है, तो अग्रभाग ही लेकिन साइड वाला भाग। ठीक है, आपको ऐसे ही एग्जाम में पॉइंट मिलते हैं कि सॉल्टी आपका जो पार्ट होता है टंग का वो कौन सा होता है, तो अग्र भाग का अग्र साइड भाग आपको मिलेगा या आगे का साइड वाला भाग आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है, उसके बाद आपको क्या है ना, ये हमने बता दिया। उसके बाद आपको ये वाला मैंने बताया, ये खट्टे का एहसास दिलाता है पश्च साइड भाग यानी पीछे का लेकिन साइड वाला भाग, ये पश्च साइड भाग हो गया। ये आपका क्या हो गया बिटर यानी कि कड़वे का यानी पश्च भाग, आपको यही आपका क्या करता है, ये आपको खट्टे का ऐसा कड़वे का एहसास दिलाता है। तो ये आपकी टंग के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए। अब हम ये देखिए ये इमेज है, उसका बड़ा करके मैंने डायग्राम लगा रखा है, ये भी और ये भी। और ये जो बीच में जो होता है, ये जो खाली पार्ट होता है ना, ये होता है अमेजिंग फूड पार्ट। अमेजिंग फूड पार्ट मतलब ये आपको एहसास दिलाता है कि आपने जो भोजन किया है, जो आपने खाया है, वो आपको एकदम एकदम अमेजिंग जो एहसास है ना, वो आपको यहाँ से अमेजिंग फीलिंग जो आती है ना भोजन की, वो आपको यहीं से आती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग आइए, अब अगली संरचना हम पढ़ेंगे दांत के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, दांत के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए आप लोग दांत यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको क्या है दांतों की संरचनाएं आपको दिख रही होंगी। ये देखिए आपके क्या है दांत हैं, ये आपके बच्चे के दांत हैं, ये आपके वयस्क के दांत हैं। तो ये चाइल्ड आपके क्या है और ये आपके क्या है एडल्ट में जो दांत होते हैं वो, ये जो आपके होते हैं ये टेम्पररी आपके टीथ होते हैं। कैसे होते हैं, टेम्पररी टीथ, ये मतलब टूटते हैं फिर से आ जाते हैं, फिर टूटते हैं फिर से आ जाते हैं। इनको मिल्की टीथ भी कहते हैं यानी कि मिल्क टीथ भी कहते हैं, दूध के दांत भी बोलते हैं। और ये जो होते हैं ना, जब ये हो जाते हैं, ये आपके परमानेंट आपके टीथ होते हैं जो एडल्ट्स में पाए जाते हैं, तो ये आपके होते हैं। अब मैं आपको इसको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ अभी ही बता देता हूँ कि ये जो आपके होते हैं एडल्ट में, ये 32 दांत होते हैं टोटल, और ये जो आपके होते हैं ये 20 आपके दांत होते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा। अभी देखिए यहाँ पे आप लोग आइए, ये देखिए। अब देखिए दांतों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो दांतों के बारे में सबसे पहले आपको क्या है, मानव में जो दांत होते हैं ना वो 16x2 यानी कि 32 आपके होते हैं, यानी 16 जोड़ी, 2 का मतलब है जोड़ी, 16x2 मतलब 16 जोड़ी। ठीक है, और कितने आपके होते हैं, 32 आपके दांत होते हैं। ये आपको समझ आ गया। और इनका जो निर्माण होता है ना दोस्तों, वो किसके द्वारा होता है, ये कैल्शियम फास्फोरेट से आपका क्या है इसका निर्माण होता है। मतलब ये किसके बने होते हैं, कैल्शियम फास्फोरेट से। लेकिन अगर दांतों के मामले में इसको पूछें तो ये डेंटाइन के बने होते हैं, क्योंकि जो कैल्शियम फास्फोरेट है ना, फास्फेट है ना, ये आपको क्या है, यही आपके डेंटाइन में आपका क्या है मिलता है। डेंटाइन आपको कभी कभी एग्जाम में मिलेगा, ये दांत किसके बने होते हैं, अगर डेंटाइन ऑप्शन दिया है तो डेंटाइन लगाना, अगर आपका कैल्शियम फास्फोरेट दिया है, फास्फेट दिया है, तो आपको वो लगाना है। लेकिन अगर दोनों ही दिए हैं और ए और बी आपका लिखा है तो आपको वो भी लगा देना है। तो ये आपका होता है। तो दांत किससे बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। ठीक है, और दांतों का अध्ययन आपका ओडोंटोलॉजी कहलाता है, आपको शायद इसके बारे में पता ही होगा, ओडोंटोलॉजी। और दांतों का जो विशेषज्ञ होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजिस्ट, दांतों का विशेषज्ञ बोलते हैं। ठीक है, और डेंटिस्ट इसको बोलते हैं, इसको डेंटिस्ट भी बोलते हैं और ओडेंटोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल भाषा में जो डॉक्टर्स होते हैं ना, जो डॉक्टर होते हैं, देखिए मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं ना उसको हम डेंटिस्ट बोलते हैं, लेकिन जो दांतों का विशेषज्ञ होता है उसको ओडेंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये दोनों ही वर्ड आपके सेम चीज़ के लिए भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब दांतों की एक सबसे जो ऊपरी परत होती है, दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको हम इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। और ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। क्या है, मानव पूरी बॉडी का मतलब सबसे कठोर अगर भाग है ना, वो दांतों में इनेमल होता है। क्या होता है, इनेमल होता है। सबसे कठोर, सबसे आपका क्या है कठोर भाग होता है इनेमल। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनेमल।
और ये देखिए, ये मैंने दांत के कुछ संरचनाएं आपकी बना के रखी हैं। ये देखिए, पहले मैं आपको क्या दिखाता हूँ, मैं आपको इसका बड़ा वाला इमेज दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वाला आपका इमेज देखिए, इससे आप समझ पाएंगे। ये आपका क्या है, दांत का ही आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये भी आपका क्या है, दांत का ही एक स्ट्रक्चर है। पहले मैं इसको समझा देता हूँ, फिर मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, ये पूरा का पूरा ऐसा क्या है, आपका दांत बना हुआ है। क्या बना हुआ है, दांत बना हुआ है। अब दांत का जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम बोलते हैं क्राउन, यानी कि शिखर। ये क्या होता है, ऊपरी भाग होता है दांत का, इसको क्राउन या शिखर बोलते हैं, ठीक है जी सर। और ये सबसे चमकदार भाग होता है, दांत का सबसे चमकदार भाग होता है। उसके नीचे ये आपकी क्या है, ये ग्रीवा कहलाती है, मतलब ये गर्दन जैसी आपकी संरचना है, तो ये ग्रीवा आपकी कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। और ये जो पार्ट होता है ग्रीवा के नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं जड़, यानी कि रूट। और ये मसूड़ों के अंदर होता है, जो हमारे मसूड़े होते हैं ना, उनके अंदर आपका क्या है, ये ठसा हुआ होता है, भरा हुआ होता है, उसके अंदर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग समझिए, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो आपका जो पीला पीला जो आपका पार्ट दिख रहा है, ये आपका डेंटाइन कहलाता है। और दांत इसी का बना होता है, दांत इसी का बना होता है। और ये क्या होता है, कैल्शियम फास्फोरेट का बना होता है, ठीक है। दांत इसी का बना होता है, ठीक है। और ये जो पार्ट है आपका, ये वाइट वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट आपका जो वाइट वाला, ये एनेमल है, एनेमल होता है। ये दांत का सबसे कठोर आपका पार्ट होता है, ठीक है। और इसके अंदर आपका क्या होता है, ये पल्प होता है। पल्प आप जानते हैं, थोड़ा मांस टाइप का जो होता है ना, वो पल्प आपका होता है, ये आपका होता है। इसमें पल्प कैविटी भी होती हैं, मतलब उसमें पल्प की संरचनाएं, एक तरीके से नलिकाएं होती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको जो मैंने बताया है ना, वही आपको याद रखना है। ये सीमेंटम होता है, जो नीचे आपका अंदर जड़ा हुआ होता है, जो मसूड़ों में होता है, वो सीमेंट के द्वारा आपका क्या है, जैसे हम सीमेंट से कोई चीज़, मसाला, कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो पिलर बनाते हैं, तो सीमेंट उसमें लगता है ना, उसके सरिया वगैरह जाम करने के लिए। तो वही आपका इस तरीके से इसमें भी है। ये सीमेंट भाग होता है, जो इसकी जड़ों को उसमें क्या है, मसूड़ों के साथ में दाब के रखता है, ठीक है। और इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं, नीचे के टाइप में ब्लड वेसल्स भी होती हैं, क्योंकि आपने कभी देखा होगा, कभी क्या, दांत जब उखड़ता है तो उसमें ब्लड भी निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स उसमें होती हैं, तो उनके द्वारा ब्लड का क्या है, सर्कुलेशन होता है। क्योंकि ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है ना, वो सारी चीज़ों को, ऑक्सीजन, जितने भी आपके फूड, आपके पार्टिकल्स हैं, वो सारी चीज़ें डिलीवर कराता है। कौन कराता है, आपका ब्लड कराता है। तो ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको पिछली स्लाइड पे लेके आता हूँ फिर से। तो देखिए, ये तो सारी संरचना मैंने आपको बता ही दी है, तो दोबारा से बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब देखिए, दांतों के प्रकार, दांतों के प्रकार जो कि जन्म के आधार पे, किसके आधार पे, जन्म के आधार पे। एक तो आपका होता है दूध के दांत, जिनको मिल्की टीथ बोलते हैं। एक आपके होते हैं स्थायी दांत। क्या होते हैं, स्थायी दांत, जो परमानेंट आपके टीथ होते हैं, ठीक है। अगर आप मिल्की दांत की बात करते हैं तो इनकी संख्या होती है 20। और अगर आप स्थायी दांत की बात करें तो ये आपके होते हैं 12। सर 12, अभी तो आपने 32 बताए थे। अरे 12 ही होते हैं, लेकिन वो मिल्की और ये 12 मिलके आपके क्या बना देते हैं, 32। टोटल आपके दांत हो जाते हैं 32, जो एक एडल्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। अब दांतों से जुड़े हुए कुछ फैक्ट आपके हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। जैसे कि मानव में जो दांत होते हैं ना, वो द्विबार दंती होता है। मानव क्या होता है, द्विबार दंती होता है। द्विबार दंती का सर क्या मतलब होता है, द्विबार दंती का सर मतलब ये होता है कि जीवन में 2 बार दांत का आना। मतलब एक मिल्की टीथ जो एक बार टूटते हैं, जैसे कहते हैं दूध के दांत होते हैं, वो टूट जाते हैं, फिर से निकल के आते हैं। और एक आपके परमानेंट आपके दांत आते हैं। तो मानव में 2 बार दांत आते हैं, एक मिल्की टीथ दोबारा भी आते हैं। और एक होता है आपका एक बार दंती, जो कि मछली जैसा एक जीव होता है, उसमें आपका क्या होता है, एक बार दंती होता है, जिसको हम होमोडेंट भी बोलते हैं। 2 बार दंती को हम डाइपोडेंट बोलते हैं, एक बार दंती को हम होमोडेंट बोलते हैं। यानी एक बार दांत आना, जीवन में केवल एक ही बार आपके क्या है, दांत आएंगे, ठीक है। और एक आपका होता है विषम दंती। सर ये क्या है, ये आपका हेट्रोडेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेट्रोडेंट। मतलब कुछ लोगों के आपने देखे होंगे ना, आपके की अलग अलग टाइप के दांत होते हैं, दोहरी तेहरी संरचनाएं आपकी दांतों की लेयर्स बनी होती हैं, तो वो ऊबड़ खाबड़ जो दांत होते हैं ना, वो हेट्रोडेंट आपके दांत आ जाते हैं, जिसमें मतलब किसी के 25 होंगे, किसी के कुछ होंगे। मतलब विषम दंती ये आपके क्या हो जाते हैं, ये ऐसे होते हैं। अब एक आपका एक वर्ड है, हाथी के दांत को क्या कहते हैं, हाथी का दांत आइवरी कहलाता है। हाथी का जो दांत होता है ना, वो आइवरी कहलाता है। अब एक पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको मिस कर दिया है, ये वाला, दांत का जो पीएच मान होता है वो 5.5 ही होता है। क्या होता है, 5.5 होता है, यानी कि अम्लीय होता है। क्या होता है, हल्का अम्लीय आपका क्या होता है, दांत होता है।
और ये 5.5 अगर इसका पीएच मान है तो दांत आपके स्ट्रोंग है, अच्छे हैं। लेकिन अगर आपके साथ क्या हो जाए, दांत सड़ना, आपने सुना होगा दांत आपके क्या है, सड़ गए, कीड़ा लग गया है, ये वाली बात, गल गया है दांत, उसका मतलब क्या है, उसका जो पीएच मान है ना वो 5.5 से कम हो गया है। 5.5 से कम होने का मतलब ही दांत का सड़ना और गलना होता है। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। अब ये देखिए दांतों के प्रकार, ये क्या है, आपके दांतों के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ टीथ हैं। क्या है, टाइप्स ऑफ टीथ, दांतों के प्रकार। तो दांतों के प्रकार मैंने अभी बताया आपके जन्म के आधार पे, वो तो अलग संरचना हो गई, लेकिन दांतों के आपके टाइप्स अलग भी होते हैं। जैसे कि आपके ये उसमें दांत जो होते हैं ना, वो 4 टाइप के आपके दांत आपके पाए जाते हैं। एक आपका इंसीजर कहलाता है, एक आपका कैनाइन कहलाता है, एक आपका प्री मोलर, एक आपका मोलर। आपने पढ़ा होगा ना, आपने पढ़ा होगा, आपका कृंतक है, आपका रदनक है, चबरणक है, अग्र चबरणक है, ऐसे आपने पढ़े होंगे दांत। तो ये वही है, ये इंसीजर आपका क्या है, आपका कृंतक कहलाता है, ये कैनाइन आपका क्या है, रदनक होता है, ये आपका अग्र चबरणक होता है, और ये आपका चबरणक होता है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसको सही से। पहले ये संरचना आप देख लीजिए, एक बार ये संरचना आप देख लीजिए, ये दांत की ये संरचना, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये एडल्ट, ये बच्चे के, ये एडल्ट के। समझाने की चीज़ जो है, जो यहाँ पे देखिए, ये आपके क्या है, ये सारे के सारे आपके दांत हैं। आपको अगर मैं कहूँ तो ये आप गिन भी सकते हैं कितने दांत हैं। एक बार मैं आपको गिनाई देता हूँ, देखिए ये वाले दांत आप गिन के देख सकते हैं। देखिए मैंने बच्चे में आपको कितने बताए थे, 20 दांत बताए थे, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 हो गए, और 10 ही आपके क्या हो गए, नीचे तो हो गए 20, हाँ सर हो तो गए। अब इसमें देखिए, इसमें मैं आपको गिना देता हूँ, देखिए मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 आपके दांत हो गए, और 16 आपके क्या हो गए, 16 ही आपके नीचे हो गए। तो यानी कितने हो गए आपके, 32 आपके दांत हो गए। तो ये तो आपको कंफर्म हो गया। अब ये देखिए, ये संरचना आप देखिए, मैंने आपको कितने कितने दांत बताया, इंसीजर बताया, कैनाइन बताया, प्री मोलर और मोलर बताया। तो देखिए ये आपको यहाँ पे क्या लिखा मिल रहा है, इंसीजर, इसको हम कहते हैं कृंतक। अभी मैं हिंदी में भी दिखाऊंगा। देखिए इसकी जो लाइंस हैं, देखिए आपको मैं सही से थोड़ा जूम करता हूँ, क्योंकि जूम करके ही आपको समझा सकता हूँ। देखिए ये एक इधर आइए, एक इधर, एक इधर, एक इधर, यानी ये 4 दांत आपके क्या हैं, आपके इंसीजर हैं। कितने आपके दांत हैं, ये 4 आपके दांत आपके क्या कहलाते हैं, इंसीजर कहलाते हैं। सर ठीक है। उसके बाद आपका देखिए कैनाइन, कैनाइन आपका क्या है, ये एक पार्ट, एक आपका ये दांत है और एक आपका ये दांत है। तो ये कितने हो गए आपके, 2 हो गए सर, हाँ 2 तो हो गए सर। और देखिए फिर प्रीमोलर, ये वाला प्रीमोलर है, एक दांत और 2 दांत, और इधर भी एक दांत और 2 दांत। तो ये प्रीमोलर कितने हो गए टोटल, ऊपर हो गए 4। उसके बाद आप देखेंगे, ये देखिए 3 इससे ये एरो निकले, 3 एरो हैं, तो ये 3 इधर के हो गए और 3 इधर के हो गए, तो ये कितने हो गए, 6। अब आप देखिए 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, तो आपके 16 दांत हो गए ना, हाँ सर हो गए। और इतने जितने आपके ऊपर हैं उतने ही आपके क्या हैं, ये नीचे आपके होते हैं, उतने ही दांत आपके क्या हैं, नीचे वाले पार्ट्स में भी होते हैं, यानी 16 दूनी 32 होते हैं। अब मैं इसका आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप लोग, दांतों के प्रकार, कृंतक होता है हमारा, हाँ सर होता है, रदनक होता है बिल्कुल, अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर, चवर्णक यानी कि मोरल। अब इनके मैं फंक्शन बता देता हूं, और इनकी, इनसे जुड़ा हुआ जो दांतों का जो सूत्र होता है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए क्या है, दांतों के प्रकार। तो यहाँ पे समझने की आप कोशिश कीजिए। कृंतक, कृंतक का क्या मतलब होता है, ये सबसे आगे वाले आपके क्या होते हैं, दांत, यानी कि जिसको अभी हमने पढ़ा था इंसीजर। तो ये काटने का काम करते हैं, जो सबसे आगे वाले जो आपके दांत होते हैं ना, ये आपके काटने का काम करते हैं। 4 दांत होते हैं आगे वाले, ठीक है, और 4 नीचे भी होते हैं, तो 8 हो गए। तो ये जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे के आपने पहले दांत देखे होंगे आप, बच्चे के, छोटा बच्चा होता है, उसके मुंह में आप उंगली देखें, फटाक से काट लेगा। तो वो जो काटने का काम करता है बच्चा, उसके यही दांत होते हैं कृंतक वाले, पहले वही आपके उसके निकलते हैं। तो ये टोटल कितने दांत होते हैं, ये एक एडल्ट में होते हैं, एडल्ट की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। एडल्ट में कितने दांत होते हैं, ये आपके एडल्ट में कितने होते हैं दोस्तों, एडल्ट में आपके होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों, एडल्ट्स में आपके कितने होते हैं दोस्तों, एडल्ट में आपके होते हैं 8 दांत आपके होते हैं, ठीक है। रदनक, रदनक इनका काम होता है फाड़ना, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं या गन्ना आपने चूसा होगा, तो अब देखना थोड़ा सा आपका जो आपके सामने के दांत होते हैं, उनसे थोड़ा सा आप साइड से आपका क्या है, फाड़ते हैं, चीरते हैं, ठीक है।
मांसाहारी, जो मांसाहारी जानवर होते हैं, या मांसाहारी मनुष्य भी तो होता है ना। मनुष्य क्या होता है, वो मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है, यानी वो क्या होता है, सर्वाहारी होता है। देखिए, मांसाहारी को क्या बोलते हैं हम, कार्निवोरस बोलते हैं, सर्वाहारी को हम ओमनीवोरस बोलते हैं, और शाकाहारी को हम क्या बोलते हैं। कोई बताएगा शाकाहारी को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा कि शाकाहारी को क्या बोलते हैं? आप लोग कमेंट कीजिए शाकाहारी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। मैंने मांसाहारी कार्निवोरस और सर्वाहारी को ओमनीवोरस, और एक आपको बताना है, वो आप बताइए। हालांकि मैं अभी बताऊंगा, मैं अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन आपके ऊपर है, अब आप बताएंगे, ठीक है। अब ये जो दांत होते हैं वो आपके क्या है, 4 दांत होते हैं। क्या होते हैं? 4। आपके कुल टोटल आपके 4 दांत होते हैं, ये 4 दांत होते हैं। और उसके बाद अग्रचर्वणक, इनका काम होता है चबाना और कुचलना। जो भी हम भोजन खाते हैं ना, उसको खूब चबाना, खूब कुचलना, ये इसका काम होता है। और ये क्या करते हैं, ये भी आपके क्या है, 8 दांत आपके होते हैं, टोटल 8, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं चवर्णक। चवर्णक का क्या होता है, जो भी भोजन हमने चबाया है, कुचला है, उसको छोटे छोटे पार्ट में पीस देना। बिल्कुल आपका क्या है, छोटे छोटे पार्ट में पीस देना, ताकि वो लार के साथ मिल जाए और अंदर आपका क्या है, जाता रहे। तो टुकड़ों में इसको पीस देना। और ये दांत आपके होते हैं 12। कितने होते हैं दोस्तों? 12 आपके ये दांत आपके होते हैं। तो 12 आपके ये दांत होते हैं टोटल। सबसे ज्यादा आपसे पूछ लिया जाए, मानव के अंदर सबसे ज्यादा कौन से दांत होते हैं, तो यही आपके होते हैं। कौन से? मोलर, यानी कि चवर्णक वाले सबसे ज्यादा आपके होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना। और ये तो डायग्राम आपका वही है जो अभी मैंने आपको बताया था, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये तो वही आपका डायग्राम है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने दांत का सूत्र यहाँ पे लिख रखा है, दंत सूत्र। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे कोई कई एक सूत्र आपके लिखे होंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन आपके, चारों में सूत्र लिखा होगा। आपसे पूछा जाएगा इनमें से दंत सूत्र कौन सा है। तो देखिए, जो टीथ का जो आपका फार्मूला है, इसमें मैंने ये देखिए, ये आपका क्या है, इंसीजर। आई इंसीजर को इंडिकेट कर रहा है, सी आपको कैनाइन को, पी एम प्रीमोलर को, और एम आपको मोलर को। तो ये तो आपको समझ आ गया। अब ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है एडल्ट के लिए, ये आपको मैंने लिख रखा है बच्चों के लिए। तो दोनों ही संरचना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। हाँ सर, हो तो रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऊपर वाले क्या है, ये ऊपरी तालुक हैं, और नीचे वाले आपके क्या है, नीचे वाले तालुक हैं। मतलब हमारे दांत कैसे होते हैं, 2 पार्ट में होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो उसी हिसाब से मैंने ये लिख भी रखे हैं। तो देखिए, ऊपर जो कैनाइन होते हैं, इंसीजर होते हैं, वो मात्र 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 नहीं होते हैं। ऊपर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन ये हमने ऊपर की एक साइड के लिए, मतलब जो हमारे ऊपर के भी दांत होते हैं ना, उनकी एक साइड के ले लीजिए, एक इधर के ले लीजिए। मतलब इस तरह से होता है ना, होंठ आपके किस तरह से होते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ, पहले दांत आपको समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ से समझिए, यहाँ से देखिए, पहले हम यहाँ से इधर के गिन लेते हैं एक साइड के, और इधर से इधर के एक साइड के गिन लेते हैं। वैसे तो आपके इंसीजर कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं। कितने? 4 हैं। लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक के गिनेंगे, तो आपके यहाँ से यहाँ तक के गिनेंगे, और इधर से इधर को गिनेंगे। उससे हम फार्मूला बनाते हैं। तो देखिए, अब देखिए ये फार्मूला आप लोग देखिए। अब देखिए फार्मूला, तो ये 2 इंसीजर ले लिए एक साइड के, और एक आपका क्या हो गया, कैनाइन हो गया एक साइड का। 2 आपके मोलर हो गए, प्रीमोलर, और 3 आपके मोलर हो गए। क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाए थे, ये देखिए मैंने आपको दिखाए थे, ये 3 आपके क्या है, ये मोलर हैं। ये आपका क्या है, एक आपका प्रीमोलर है, और ये आपका एक आपका नहीं, 2 आपके क्या है, प्रीमोलर हैं, एक आपका कैनाइन है, और ये 2 आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको दिखाए थे। अब यहाँ पे देखिए, ये फार्मूले में, तो आप ये फार्मूला आप याद रखना, क्या है, 2 1 2 3, 2 1 2 3, और उसको नीचे भी ऊपर भी इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे। और ये मल्टीप्लाई 2 का मतलब क्या है, ऊपर भी आपकी क्या है, 2 से गुणा होगी, और नीचे भी आपकी 2 से गुणा होगी। तो ये जो ऊपर 2 लिखे हैं वो 4 हो जाएंगे, जो 1 लिखा है वो आपका 2 हो जाएगा, 3 लिखा है तो 6 हो जाएंगे। और अगर आप ऐसा कर देते हैं, या आप ऐसे गिन लीजिए, ये सारे टोटल कर लीजिए, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, और 16 इंटू 2, यानी कि 32 हो गए ना टोटल। सर हो तो गए। ऐसा ही आपका चाइल्ड के फार्मूले में, चाइल्ड के फार्मूले में आपको सारी चीज़ें सेम देखने को मिल रही हैं, लगभग थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हैं। देखिए, ये वाले दांत तो चाइल्ड के सेम होते हैं, लेकिन अंतर आता है यहाँ पर। प्री मोलर क्या होते हैं, इसके बिल्कुल भी नहीं होते हैं। प्री मोलर क्या है, इसके बिल्कुल भी नहीं होते। बच्चे में जो प्री मोलर होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चे में
प्री मोलर यानी कि जो आपके अग्र चबर्णक कितने दांत होते हैं, तो उसमें एक भी नहीं होता है, ऐसा आपको ऑप्शन में मिले तो आप लगाना। और जो मोलर होते हैं यानी कि चबर्णक वो कितने होते हैं, मात्र आपके आपके कितने होते हैं, 8 दांत आपके होते हैं, क्योंकि 2 और 2 4 और 2 से आप इंटू कर देंगे तो आपके 8 दांत आपके हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका चाइल्ड का फार्मूला है। कैसे याद रखेंगे, देखिए 21 और 23 को याद रख लीजिए। 21 23 आपका बड़े मतलब एडल्ट का है, और 21 0 2 ये आपका किसका है, ये चाइल्ड का आपका है। ठीक है, और ये आपके टोटल हो जाएंगे आपके 20 दांत। कैसे, एक बार काउंट कर सकते हैं आप। देखिए 2 और 1 3 3 2 5 5 हो गए, 5 ही आपके नीचे हो गए, और यानी कि 10 हो गया। 10 को इंटू आप करेंगे 2 से, यानी कि आपके हो जाएंगे 20। तो ये आपको फार्मूला समझ आया होगा अगर आपने समझने का प्रयास किया होगा तो। अब देखिए आते हैं मुख्य, अभी बातें कर रहे हैं तो इसमें अब पढ़ते हैं हम लार ग्रंथियां। क्या पढ़ रहे हैं, लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो लार ग्रंथि जो कि लार यानी कि जिसको हम बोलते हैं सलाइवा, ये हमारी लार ग्रंथि जो होती है ना, वो लार को जनरेट करती है, लार को स्त्रावित करती है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब कितनी ग्रंथि होती हैं ये भी पढ़ेंगे, कौन सी बड़ी ग्रंथि होती है ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, लार ग्रंथि देखिए ये 3 प्रकार की होती हैं ग्रंथियां। हमारे चेहरे में कितनी होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं मुख में। ठीक है, लेकिन संख्या में देखें तो 6 होती हैं, क्योंकि तीनों क्या होती हैं, तीनों डबल डबल होती हैं। जैसे ये एक साइड में आपको दिख रही है, एक साइड की आपको दिख रही है, मैं आपको बड़े से उसमें दिखा देता हूँ। देखिए ये आप देखिए, ये आपको क्या है, पूरा का पूरा ह्यूमन आपका क्या है, ये एक फेस है, और फेस में आप लोग देख सकते हैं ये आपकी क्या है, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड आपकी क्या है, ग्लैंड है। ये आपकी क्या है, सबलिंगुअल आपकी क्या है, ग्लैंड है, ये आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड है। ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, सब मंडिबुलर है। क्या है, सब मैंडिबुलर है, सब मैंडिबुलर ये आपकी ग्लैंड है। तो आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी ग्लैंड आपकी कौन सी दिख रही है, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे पैट्रोइड आपकी ग्लैंड, जो क्या है, पैरोटिड ग्लैंड है ना, वो सबसे बड़ी है आपकी। उसके बाद आपकी क्या है, सब मैंडिबुलर है। उसके बाद आपकी क्या है, सबलिंगुअल है। तो ये आपकी 3 ग्लैंड होती हैं, और ये 3 इधर एक साइड में हो गई, दूसरी साइड में भी होती हैं। तो कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, समझ आया होगा आपको। अब यहाँ से हम इसका डाटा पढ़ लेते हैं। देखिए पैरोटिड ग्रंथि यानी कि पैरोटिड ग्लैंड, ये आपकी क्या है, सब मैंडिबुलर आपकी ग्लैंड यानी ग्रंथि, ये आपकी क्या है, सबलिंगुअल। ये सब दो होती हैं, 2 होती हैं, ये भी 2 होती हैं। और ये आपकी क्या है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि का कौन सी होती है, लार, पैरोटिड। अब मैं लार के बारे में आपको समझाता हूँ। देखिए ये लार का स्त्रावण करती हैं, कौन, लार ग्रंथियाँ। और ये लगभग 1 से 1.5 लीटर आपकी क्या है, पर डे लार आपके क्या है, स्त्रावित होती है। आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, आपका जो मुख है ना, पर डे आपका 1 से 1.5 लीटर लार आपका क्या है, टपकाता है। टपकाता मतलब जनरेट करता है, स्त्रावित करता है। और वो लार भोजन के साथ, पानी के साथ अंदर जाती रहती है और पाचन का काम करती रहती है। ठीक है, और इसका जो मान होता है ना लार का, वो सर कितना होता है, लार का मान सर 6.8 होता है। यानी हल्की सी अम्लीय होती है, एसिडिक होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, तो ये कैसी होती है, अम्लीय होती है। पीएच मान 6.8 होता है, ये आप याद रखना। लार भोजन को क्या करती है, चिकना बनाती है। लार भोजन के साथ क्या करती है, उसको मिलके उसमें चिकनाई देती है। चिकना क्यों करती है, ताकि वो भोजन ग्रास नली के साथ जब जाए तो उसमें फंसे नहीं, क्योंकि चिकना भोजन फंसेगा नहीं, सीधे आपका आमाशय के अंदर पहुंचेगा। तो ये आपको भोजन को चिकना बनाती है। ठीक है, अगर फंस गया आमाशय में मतलब लार ग्रंथि में तो बहुत दिक्कत हो, मतलब जो ग्रास नली होती है बहुत दिक्कत करेगी अगर फंस गया भोजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लार में कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। लार जो होती है ना, उसमें एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं, यानी भोजन को तोड़ते हैं, भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो देखिए, एक आपका टायलिन होता है जिसको हम एमाइलेज भी बोलते हैं, टायलिन, इसको एमाइलेज एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, एक माल्टोज एंजाइम होता है, एक आपका लाइसोसोम होता है। ठीक है, यहाँ पे समझिए, देखिए जो टायलिन होता है ना, वो स्टार्च को, यानी जो स्टार्च हमारे अंदर जो भोजन होता है ना, जो हमारा भोजन होता है, स्टार्च उसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। उस भोजन को यानी स्टार्च को, जिसको हम मंड भी बोलते हैं, उसको क्या करता है, माल्टोस में बदल देता है। देखिए वर्ड पे बहुत ध्यान देना, बायोलॉजी में किस में बदल देता है, माल्टोस में बदल देता है। तो स्टार्च को माल्टोस में कौन बदल देता है, तो सर टायलिन या फिर एमाइलेज जो होता है वो बदलता है। ठीक है, एंजाइम्स। और फिर एक आपका होता है माल्टोज। देखिए ये माल्टोस है, ये आपका माल्टोज है।
तो माल्टोज क्या करता है, इस माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। क्या करता है, ये ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। और फिर जो लाइसोसोम एंजाइम होता है वो हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है, जो हानिकारक उसमें जीवाणु होते हैं उनको वो खत्म करता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है। ठीक है सर, बिल्कुल सर, सही है। अब आप यहाँ पे समझिए, नीचे एक ट्रिक मैंने लिखी है जो आपको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए समझने के लिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये ट्रिक बनाई है जो एंजाइम्स के बारे में है। अगर किसी एंजाइम्स में आधा पा आ गया तो वो प्रोटीन का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का। अगर और जो लाइपेज है वो हमेशा वसा का पाचन करेगा। ठीक है सर। अन्य सभी एंजाइम्स आपका क्या करेंगे, सभी एंजाइम्स क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे। क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे। जैसे ये माल्टोज है, ये क्या है, ग्लूकोज, ये इसका पाचन कर रहा है ना माल्टोज को, क्योंकि देखिए स्टार्च का क्या हो रहा है ना, ये माल्टोज में बदल रहा है। ये क्या है, भोजन ही है, कार्बोहाइड्रेट ये, लेकिन उसको अलग अलग फॉर्म में बदला जा रहा है। जैसे दूध को दही में, दही को घी में, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये आपका कर रहा है। ठीक है, और माल्टोज को ये ग्लूकोज में बदलता है, और उसमें कुछ जीवाणु जो होते हैं तो उस लाइसोसोम क्या करता है, उस जीवाणुओं को मारने का काम करता है। ठीक है, यानी कि सभी कार्बोहाइड्रेट पे काम करेंगे। ठीक है, बाकी अब जैसे यहाँ पे मैंने आधा पा की बात की, तो ये देखिए जैसे कि पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, इरेप्सिन है, ये सारे आपके क्या करेंगे, प्रोटीन को तोड़ेंगे, प्रोटीन का पाचन करेंगे। अब देखिए अगली स्लाइड पे आते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए क्या है, ग्रास नली पे आते हैं, क्योंकि हमने लाल ग्रंथि भी पढ़नी, उसके बाद हमको कहाँ पे आना है, अल्टीमेटली हमको ग्रास नली पढ़नी है। तो ग्रास नली को पढ़ाने से पहले मैं आपको इसका बड़ा वाला इमेज दिखा देता हूँ। मैं बड़ा इमेज इसलिए लाता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। देखिए ये आपका क्या है, मुख है, मुख से ये आपका क्या है, यहाँ पे आपकी फ्रेनिक्स है, फ्रेनिक्स से ये आपकी संरचना क्या है, इसोफेगस है, यानी ग्रास नली है। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं तो ये इस तरह से होती है। कैसे होती है मैं आपको एक बार समझाता हूँ। देखिए ऐसे आपकी आती है, ऐसे, तो एक आपकी इधर को चली जाती है, एक आपकी इधर को चली जाती है, ऐसे। ये आपकी क्या होती है, ये आपकी ग्रसनी होती है। ग्रसनी आपकी यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है, एपिग्लोटिस, जिसको ग्लोटिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये इधर आपकी आती है, इसको ट्रेकिया बोलते हैं, जो हमारी श्वास नली होती है। इधर आपकी एक चली जाती है जो आपकी क्या होती है, यही आपकी ईसोफेगस है। क्या है, ईसोफेगस होती है। और यहाँ से बल्ब के थोड़ा द्वारा ही ये भोजन इधर को आता है, क्योंकि उस टाइम पे वो बल्ब ट्रेकिया का बंद कर देता है और भोजन हमारा ग्रास नली में आता है। मैंने पीछे क्लासों में भी ये बताया है। ठीक है, तो ये फ्रेनिक्स होता है, यहाँ पे बल्ब होता है, और यहाँ से भोजन हमारा सीधे अमाशय में हमारा आता है। ठीक है, और उसके बाद आगे की संरचनाओं में जाता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं इसका डाटा आपको दिखाता हूँ, ये समझिए। देखिए जो ग्रास नली होती है ना, उसकी लंबाई के बारे में अगर आप बात करेंगे तो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर की आपकी उसकी लंबाई होती है सर। और ये क्या करती है, फ्रेनिक्स, फ्रेनिक्स को अमाशय से जोड़ती है। जो फ्रेनिक्स है, ये देखिए ये क्या आपकी फ्रेनिक्स है, और ये आपका अमाशय है। तो ये फ्रेनिक्स से अमाशय को जोड़ने वाले कौन सा आपका है, वो आपका ग्रास नली का काम है, ये आपका काम करती है। ठीक है सर, बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बता दिया। और ये जो ग्रसनी है ये भी आपकी 12 सेंटीमीटर की लगभग आपकी होती है। इससे थोड़ी बहुत 13-14 भी होती है, 11 से 13-14 तक भी हो सकती है। ठीक है, और इसकी जो मोटाई होती है ग्रास नली की, वो आपकी 25 mm से लेके 30 mm तक होती है, 25 से 30 मिलीमीटर की होती है। ठीक है, इसमें जो ग्लोटिस आपका लगा होता है, जिसको हम एपिग्लोटिस भी बोलते हैं कभी कभी, वो एक छिद्र है। क्या है, छिद्र है, ऐसा छिद्र है जो भोजन को क्या करता है, ग्रास नली में आता है। क्या, इसी छिद्र से वह छिद्र जिससे भोजन ग्रास नली में आता है, ये ग्लोटिस कहलाता है। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात। और एक म्यूकस ग्रंथि इसमें पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड होती है हमारी ग्रास नली में। क्या होती है, ग्रास नली में होती है आपकी म्यूकस ग्लैंड, जो म्यूकस का स्त्रावण करती है, म्यूकस का सेक्रेशन करती है। ठीक है सर, समझ में आया, बिल्कुल सर समझ में आया है। म्यूकस का स्त्रावण कौन करता है, म्यूकस ग्लैंड। ये म्यूकस ग्लैंड सर कहाँ पे होती है, ये आपकी इसमें भी होती है। अभी आप कमेंट करके बताना, मैंने म्यूकस ग्लैंड के बारे में आपको पहले भी बताया है कि वो कहाँ पे थी। आप लोग कमेंट कीजिए कि म्यूकस ग्लैंड कहाँ पे मैंने बताई थी। अगर आपने पढ़ा है तो आप बता पाएंगे। ठीक है, कृमांकुचन, क्या बोलता हूँ, कृमांकुचन। और मैंने एक आपसे और क्वेश्चन पूछा था, शाकाहारी को क्या कहते हैं, नहीं आपने बताया। हेर्बीवोरस एक होता है, वो उसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आपने तो बताया नहीं। कृमांकुचन, कृमांकुचन आपका क्या कहलाता है, कृमांकुचन जो होता है ना, जो
क्या होता है, पेरिस्टेलिक स्पीड होती है, क्रमांकुचन, पेरिस्टेलिक स्पीड जो होती है ना, उसको हम क्रमांकुचन कहते हैं। ग्रास नली का फैलना और सिकुड़ना हमारे लिए क्या कहलाता है, क्रमांकुचन कहलाता है। ये एक गति होती है क्रमांकुचन। जब ग्रास नली फैलती है और सिकुड़ती है, क्यों करती है, खाना आता है फैल जाती है, पीछे से सिकुड़ती है, तभी वो खाने में प्रेशर लगता है, मतलब बल लगता है, और वो खाना आगे को बढ़ता है। तो ये क्रमांकुचन गति होती है। ये क्या करता है, हमारे भोजन को क्या करती है, ये भोजन को अमाशय तक ले जाती है, अमाशय में लाती है। ठीक है सर, समझ आ गया, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से। और इसके बाद हम अमाशय को पढ़ेंगे। ये वाली संरचना, ये देखिए अमाशय है, इसको समझते हैं। देखिए अमाशय, इसका आकार सबसे पहले आपको पता होना, ये अंग्रेजी में जो जे अक्षर होता है ना, इस तरह का जो जे होता है ना, ये बिल्कुल उसी के आकार का होता है। ये क्या होता है, उसी के आकार का आपका होता है। यह आपको ऑप्शन में मिलेगा, मैंगो जैसी संरचना इसकी होती है। तो ये देखिए मैंगो की तरह आपका क्या संरचना आपकी इसकी दिख रही है, मैंगो जैसा आपको दिख रहा है। सर बिल्कुल सही। अमाशय में आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अमाशय में आपकी होती है जठर, क्या होता है, जठर ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं सर, जठर ग्रंथियां होती हैं, जठर ग्रंथियां होती हैं। और ये जठर ग्रंथियां सर क्या करती हैं, ये जठर रस का स्त्रावण करती हैं। इन्हीं से तो जठर रस निकलता है सर, यही तो जठर रस को मैन्युफैक्चर करती हैं। और जो जठर रस होता है ना, उसका मान होता है पीएच। पीएच कितना होता है, पीएच मान उसका होता है 1.5, यानी एकदम अम्लीय होता है, बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। आपका क्या है, ये आपका बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। ठीक है। और इस जठर रस में आपके एक तो एंजाइम्स का स्त्रावण होता है इसमें जठर रस में, एक आपका होता है HCl होता है इसमें, तो दो आपके होते हैं। अब मैं इन्हीं के बारे में आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग आइए, ये देखिए, आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए, भरपूर कोशिश करना आप लोग समझने की। जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस जिसको बोलते हैं। ठीक है। एंजाइम्स एक तरफ मैंने लिखे, एक तरफ आपका HCl का लिख लिया है। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि ये अम्लीय होता है। ठीक है। अब मैं अलग अलग चीज़ों को आपको पढ़ाता हूँ। देखिए पहले एंजाइम्स के बारे में बता देता हूँ। जो इसमें जठर रस में जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होता है, पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या करता है, मैंने बताया, जिसमें आधा पाएगा वो प्रोटीन का पाचन करेगा, और प्रोटीन का पाचन करके वो पेप्टोन में बदल देता है। यानी कि प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है, पेप्सिन। रेनिन होता है, जिसको प्रोरेनिन भी बोलते हैं, प्रोरेनिन। ये क्या करता है, ये दूध की जो प्रोटीन होती है कैसीन, मैंने आपको कभी बताया होगा शायद, दूध में एक प्रोटीन होती है कैसीन, नहीं बताया था तो अभी बता ही देता हूँ। दूध में एक प्रोटीन होती है कैसीन, और उस कैसीन को ये क्या करता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है। ठीक है। अब इसमें एक होता है म्यूकस, म्यूकस जिससे आपका, म्यूकस क्या है, जो म्यूकस एंजाइम्स होता है ना, उससे आपका क्या है, जिसको हम म्यूसिन भी बोल देते हैं, म्यूकस या म्यूसिन बोल देते हैं। और ये अमाशय की जो बोल होती है, अमाशय की जो दीवार होती है ना, क्या बोला मैंने, अमाशय जो स्टमच होता है उसकी जो बोल होती है ना, बोल होती है उसकी, अमाशय की जो बोल होती है ना, उसको HCl से बचाता है। क्या है, HCl से बचाता है। HCl, ये जो HCl है ना, ये बहुत ज्यादा आपका क्या करता है, पाचन का काम करता है। तो ये म्यूकस आपका अमाशय में क्या काम करता है, HCl से बचाने का काम करता है। मैं अभी बताऊंगा क्या काम करता है। तो देखिए ये आपको समझ आ गया। अब देखिए HCl की बात करते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ये अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का बहुत अच्छा पाचन करता है। अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन अच्छा होता है, क्योंकि अम्लीय होगा तो बहुत अच्छे से पाचन करेगा किसी भी चीज का। लेकिन ये ज्यादा अम्लीय होता है, क्योंकि HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये बहुत दिक्कत भी कर सकता है आपके साथ। कैसे सर, ये एक तो हानिकारक जीवाणु और बैक्टीरिया को मार देता है सर। सर बिल्कुल सही। ये टायलिन को निष्क्रिय करता है, किसको निष्क्रिय करता है, टायलिन को निष्क्रिय करता है। शायद मैंने टायलिन पीछे कहीं पे बताया है कि नहीं बताया, शायद मुझे याद नहीं है। टायलिन, ये देखिए टायलिन, ये मुझे याद आ गया, टायलिन ये देखिए, ये स्टार्च को माल्टोस में बदलता था ना, ये टायलिन को यहाँ पे आते आते आपका क्या कर देता है, ये आपका निष्क्रिय कर देता है, टायलिन का काम खत्म कर देता है ये HCl। ठीक है, कोई बात नहीं है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या करता है, आपने ये आपका जब ये अमाशय में आ जाता है, ये भोजन जब आपका इस अमाशय में आ जाता है, तो मैं आपको क्या बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को, ये आपको ये छिद्र दिख रहा है, इसको फ्लोरिक छिद्र भी बोलते हैं। ठीक है। और ये जो फ्लोरिक छिद्र है, इसके बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है, फ्लोरिक छिद्र ये क्या करता है, अमाशय प्लस छोटी आंत को जोड़ता है, अमाशय प्लस छोटी आंत को क्या करता है, ये जोड़ता है। सर बिल्कुल सही बात है। और अमाशय में, ये तो आपको समझ आ गया, फ्लोरिक छिद्र ये छोटी आंत बड़ी आंत को जोड़ता है।
और अमाशय में एक जो भोजन होता है, जब भोजन अमाशय में पहुंचता है वो भोजन लुगदी नुमा भोजन हो जाता है। लुगदी आप समझते हैं ना, हाँ तो वैसा ही, तो वो भोजन हो जाता है। उस तरह के भोजन को हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। अमाशय में जो लुगदी नुमा भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का पाचन नहीं होता। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च यानी मंड जो होता है, एक तरीके से जो ग्लूकोज होता है, उसका पाचन नहीं होता है। ये आप समझिए, ठीक है, बिल्कुल सर समझ लिया। अब एक पॉइंट बचता है, अल्सर होता है। ये बात आपसे पूछ ली जाती है। अल्सर जो पेट के अंदर हमारे छाले पड़ जाते हैं उसको हम अल्सर बोलते हैं। क्या कहते हैं, अल्सर। अल्सर हो जाता है किसी किसी को, तो पेट में क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, उसको हम अल्सर बोलते हैं। और ये कैसे होता है, पेप्सिन द्वारा अमाशय की बोल का पाचन। पेप्सिन द्वारा अमाशय की बोल का पाचन अगर होने लगता है तो ये हमारे लिए क्या कहलाता है, अल्सर। क्योंकि HCl क्या करता है, बहुत ज़्यादा, देखिए प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में अच्छा होता है, और ये पेप्सिन के द्वारा मैंने बताया प्रोटीन का पाचन होता है, पेप्टिन में बदलता है, और उसके साथ उसमें HCl भी होता है उस टाइम पे। क्योंकि मैंने 2 जूस बताए हैं आपके गैस्ट्रिक जूस में, HCl भी बताया। HCl आपका क्या करता है ना, ये अमाशय की बोल को क्या करने लगता है, पाचन करने लगता है। क्या करता है, अमाशय की बोल को क्या करता है, पाचन करने लगता है पेप्सिन की मदद से, पेप्सिन के द्वारा, ठीक है। तो ये जब अमाशय की बोल को पाचन करेगा, और ये कब होता है, जब मान लिया कि अभी भूख लगती है, आप खाना नहीं खाते हो, खाना होगा तभी तो आपका पाचन होगा, और नहीं होता है तो ये क्या करता है ना, ये HCl क्या करता है, अमाशय की बोल का ही पाचन करने में स्टार्ट कर देता है। तभी वो जब पाचन होता है तो वो दाने छाले पड़ जाते हैं, तभी वो अल्सर हो जाता है, अल्सर रोग हो जाता है, ठीक है। ये मैंने इसका बड़ा सा एक डायग्राम लगा दिया है। ये गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे होता है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। ये सारा का सारा यहाँ पे जो लिक्विड वाला होता है वो गैस्ट्रिक जूस आपका होता है, ठीक है। और ये आगे की ड्यूडेनम है, ये सारी चीज़ें आपको एट्रम है, ये भी आगे पढ़ाऊंगा जब मैं आगे की चीज़ें आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे आते हैं यकृत पे। किस पे आते हैं, यकृत पे। तो ये आपको यकृत की संरचना दिख रही है ना सर, दिख रही है। ये आपका यकृत है, ये वाला, और ये आपका स्टोमच है जो अभी मैंने पढ़ाया। ये आपका क्या है, पैनक्रियास, जिसको हम अग्नाशय बोलेंगे। ये गैल ब्लैडर है, ये वाला गैल ब्लैडर है, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पित्ताशय बोलेंगे, पित्ताशय बोलेंगे, ठीक है। अब मैं आगे आपको ले चलता हूँ। देखिए ये आपकी क्या है, ये पैनक्रियाज है। ये आपकी क्या है, ये आपकी एक डक्ट है, डक्ट है। ये इसमें क्या होता है, ये उसकी छोटी आंत से जुड़ती है। ये आपका क्या है, गैल ब्लैडर है। और ये स्प्लीन यानी कि पिलिया होती है। क्या होती है, स्प्लीन यानी कि पिलिया होती है। और ये आपको यहाँ पे एक चीज़ और है, ये आपका अलग अलग लोब है। ये आपका लेफ्ट लोब है आपका लीवर का, ये आपका क्या है, राइट लोब है। ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आपको बताने का कोशिश करता हूँ। देखिए यकृत, यकृत के बारे में क्या है, ये जिगर, जिसको लीवर भी बोलते हैं, जिगर बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या होता है, भाग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है। देखिए यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, हिपैटोलॉजी कहलाता है। एक मैंने हिमेटोलॉजी बताया था, जो ब्लड का आपका क्या था, अध्ययन था। ये आपका क्या है, हिपैटोलॉजी, जो लीवर का अध्ययन कहलाता है। और मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा आपका क्या है, अंग है। सेकंड लार्जेस्ट आपका ऑर्गन है। और पहला सर क्या है, तो पहले की भी बात कीजिए ना, तो पहला आपका क्या है, पहला जो सबसे बड़ा आपका क्या है अंग है, वो आपका क्या है, त्वचा है। त्वचा सबसे बड़ा आपका अंग है मानव शरीर का। लेकिन दूसरे की बात आए तो वो लीवर ही होगा। समझे, नहीं समझे समझ जाओगे। अब मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ग्रंथि कौन सी चीज होती है, जिससे कुछ ना कुछ स्त्रावण होता है। और इससे क्या होता है, इससे पित्तरस का स्त्रावण होता है। लीवर क्या करता है, पित्तरस को फॉर्मेट करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, जो किसी और जो उसका मतलब स्त्रावण करती है, उसको हम बोलते हैं अग्नाशय। उसको अग्नाशय बोलते हैं, जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसको पैनक्रियाज भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये यकृत जो है ना, उसका वजन क्या है सर, वजन के बारे में भी तो बताइए ना सर। उसके वजन के बारे में बात करेंगे ना, तो 1 से डेढ़ किलो से मतलब लेके 2 किलो तक इसका वजन हो सकता है। मतलब जो लीवर होता है उसका 1.5 किलो या फिर 2 किलो वजन होता है, ठीक है। और सर्वाधिक इसमें क्या होता है, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। सर ये पुनरुद्भवन क्या होता है, ये पुनरुद्भवन ऐसी चीज होती है जैसे कि आपका हाथ में कोई चोट लग गई, कोई मतलब कट गया, कुछ भी कहीं कहीं पे कट गया,
तो क्या है, थोड़े दिन बाद क्या होता है, वो वहाँ पे फिर से वैसी संरचना बन जाती है, फिर से वो चीज़ वैसी की वैसी हो जाती है। यही क्या कहलाता है, पुनरुत्थ, मतलब फिर से वही चीज़ आ जाना। पुनरुत्थ भवन मतलब फिर से जनरेट होके वैसी चीज़ आ जाना, उसको पुनरुत्थ भवन कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आपका क्या है, इसमें पुनरुत्थ भवन की क्षमता होती है सर। सबसे ज़्यादा आपकी क्या है, रीजनरेशन पावर होती है, कैपेसिटी होती है। कैसे आपको समझाऊं इसके बारे में, देखिए मान लिया कि लीवर आपके पास, ये वाला जो लीवर है, ये आपके पास 100% आपका लीवर था, लेकिन आपने क्या किया, 70% उसको क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, यानी ट्रांसप्लांट करा दिया, किसी को लीवर दे दिया, डोनेट कर दिया, तो ट्रांसप्लांट हो गया लीवर का। मान लिया इतना लीवर आपने क्या किया, ये वाला जो पार्ट है लीवर का, ये काट के दे दिया, लीवर बचा ये मान लिया इतना, यानी कि 30% केवल बचा, 70% डोनेट कर दिया। तो ये जो 30% बचा है ना, ये अपने आप को क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये फिर से आपका क्या हो जाएगा, 100% अपने आप में लीवर हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, बहुत ज़्यादा इसमें पुनरुत्थ भवन की क्षमता होती है, ऐसे समझिए इसको। अब ये लीवर के काम क्या है, देखिए लीवर क्या क्या करता है। लीवर जो विषाक्त पदार्थ है ना, उसको भगाता है, उसको बाहर निकालता है, निष्क्रिय करता है। और ये यूरिया का निर्माण भी यहीं पे होता है, यूरिया जो होती है ना, उसका भी निर्माण यहीं पे होता है। यूरिया का फार्मूला आपका क्या है, NH3CO, मतलब NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका क्या है, फिर से NH3, इनके साथ में अगर रिएक्शन कराया जाता है तो यूरिया का निर्माण होता है। ये आपका फॉर्मूला यूरिया का बन जाता है, क्या है, NH2CO NH2, NH2CO NH2, और प्लस आपका ये आप इसको मान सकते हैं CH4N2O, ये भी आपका यूरिया का फॉर्मूला है। और इसमें जल भी निकलता है, तो ये H2O बाहर हो जाता है, तो ये यूरिया आपकी क्या है, जनरेट हो जाती है। तो यूरिया का फार्मूला आपका NH2CO NH2 आपका होता है, ठीक है। और इसमें नाइट्रोजन भी होती है, ये मानव शरीर के द्वारा उत्सर्जित होता है, ये मानव द्वारा उत्सर्जन इसका होता है, इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, तो ये आप याद रखना। अब यूरिया के बारे में अगर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा जान लीजिए यूरिया के बारे में। एक व्यक्ति थे बर्जीलियस, बर्जीलियस का एक सिद्धांत था, जैव शक्तिवाद का सिद्धांत उनका था। और ये सिद्धांत क्या बोलता था, ये सिद्धांत बोलता था कि किसी भी जैविक पदार्थ का निर्माण कभी भी लैब में नहीं किया जा सकता, प्रयोगशाला में कभी भी जैविक पदार्थों का निर्माण नहीं हो सकता है, ये इन्होंने कहा था। लेकिन इन्हीं के एक स्टूडेंट थे, हुआ करते थे, बाद में बताया जाता है, जिनका नाम था फ्रेडरिक वॉलर। इन्होंने क्या किया, पहली बार प्रयोगशाला में यानी कि लैब में यूरिया का निर्माण करके इन्होंने दिखा दिया था, कहा यूरिया का निर्माण लैब में हो सकता है, इन्होंने बताया था। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। अब मैं लीवर के बारे में थोड़ी चीज़ें और बता देता हूँ। क्या है, ये देखिए लीवर, लीवर क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये पित्तरस का निर्माण करता है, या फिर आप बोलें तो स्त्रावण करता है। पित्तरस का निर्माण भी करता है, उसका स्त्रावण सेक्रेशन भी करता है। मतलब सेक्रेशन का सर क्या मतलब होता है, स्त्रावण मतलब निकालने का काम करता है, पित्तरस को यही निकालता है, पित्तरस यहीं से निकालता है। और ये पित्तरस का जो रंग होता है ना, वो आपका पीला होता है। ये सर क्यों होता है पीला, इसमें एक होता है पित्त वर्णक, पित्त वर्णक जो होता है वो रंग को नीला कर देता है। और वो जो पित्त वर्णक होता है वो कौन सा होता है सर, बिलुरुबिन होता है। कौन सा होता है, बिलुरुबिन, बिलुरुबिन एक वर्णक होता है जो लीवर को क्या करता है, पीला रंग देता है। लेकिन अगर ये बिलुरुबिन वर्णक की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, लीवर खराब हो जाएगा, इसके बढ़ने से लीवर खराब हो जाएगा। और खराब होने से होने वाले जो उत्पन्न रोग होंगे वो आपके कौन कौन से होंगे, ये वाले रोग होंगे। और इस पे लीवर, इस पे नियंत्रण बनी रखता है, बिलुरुबिन वर्णक पे कौन नियंत्रण करता है, तो लीवर ही नियंत्रण करता है, उसको ज़्यादा नहीं होने देता। अगर ज़्यादा हो गया तो आपको पांडु रोग हो जाएगा, पीलिया रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीलिया रोग। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये सारे आपके क्या है, पीलिया के ही आपके एक तरीके से नाम है अलग अलग। क्या है, पीलिया रोग जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, और ये जॉन्डिस उसको भी जॉन्डाइस बोलते हैं। ये देखिए हेपेटाइटिस, पांडु रोग, ये ऐसे रोग आपके उत्पन्न होंगे अगर बिलुरुबिन वर्णक की मात्रा बढ़ जाए तो। कभी कभी थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन भी होता है ये वर्णक, पीला तो होता ही होता है, थोड़ा सा ग्रीन भी होता है उसमें। एक ये बिलुरुबिन है, एक होता है बिलुबर्डिन होता है। क्या होता है, बिलीबर्डिन होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैंने ये तो आपको बता ही दिया, ये मैंने बता दिया, इतने आपकी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए, इसमें एक लीवर से संबंधित एक रोग और है, लीवर सिरोसिस रोग। कौन सा, लीवर सिरोसिस रोग। अगर आप ज़्यादा शराब पीते हो तो आपका लीवर खराब हो जाएगा, लीवर सिरोसिस रोग हो जाएगा। मतलब लीवर इतना हार्ड हो जाएगा कि वो काम ही करना बंद कर देगा, मतलब काम ही नहीं करेगा, लीवर काम करना बंद, सख्त हो जाएगा, हार्ड होने लगता है इसमें, अगर ज़्यादा आप दारू का सेवन करते हो तो ऐसा होता है। अब यहाँ पे देखिए एक संरचना और, लीवर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज होता है ना, उसको क्या है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है।
भविष्य के लिए ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। किसको? कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में कौन संचित करता है? तो लीवर करता है भविष्य के लिए। ठीक है सर, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ आपको दिख रही होगी, ये देखिए पित्ताशय, गैल ब्लैडर, इसको हम क्या बोलते हैं? गैल ब्लैडर। पित्ताशय को बोलते हैं गैल ब्लैडर। ये देखिए, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई। क्या चीज़ मैंने बताई? ये देखिए, पित्तरस का निर्माण कहाँ हो रहा है? लीवर में हो रहा है। पित्तरस का भंडारण कहाँ पे हो रहा है? पित्ताशय में होता है। पित्ताशय में पित्तरस का भंडारण होगा और निर्माण लीवर करेगा। ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, ये पित्ताशय से छोटी आंत में आता है। कहाँ पे आता है? छोटी आंत में जाता है। और इसमें जो होता है ना, जो पित्तरस होता है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है, कोई भी एंजाइम नहीं होता है, इसीलिए ये पाचन में कोई सहायता नहीं करता है। पित्तरस पाचन में सहायता नहीं करता है। ये केवल क्या करता है? जो वसा होता है ना, वसा का पायसीकरण करता है। क्या करता है? पायसीकरण बोले तो इमल्सिफिकेशन करता है आपके वसा का, यानी वसा को तोड़ने का काम कौन करता है? यही करता है। ठीक है। बाकी आपका इसमें एंजाइम्स नहीं होता है, तो ये बाकी चीज़ों को नहीं तोड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक संरचना और बता देता हूँ। ये जो पित्तरस है ना, पित्तरस का निर्माण नहीं, ये क्या बोलता हूँ, ये यहाँ पे मैंने ये क्या, कहाँ से मैंने एरो लगा दिया है? ये मुझे ही नहीं पता। ये छोड़िए, आपको क्या, ये यहाँ से इसका एरो होना चाहिए था कि पित्ताशय पित्तरस का निर्माण नहीं करता। लेकिन इसका पीएच मान कितना होता है सर? 7.6 से लेके 8 तक हो सकता है। कहीं कहीं एग्जामों में देखने को मिला है इसका 7.6, कहीं कहीं पे मिला है आपका, क्या मिला है? आपका 7.5 भी मिला है, कहीं कहीं पे आपका 7 भी मिला है, कहीं कहीं पे आपका 8 भी मिला है। तो अलग अलग आपको क्या है देखने को मिला। तो 7.5 से लेके, मतलब 7.6 से लेके 8 आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपका इसका इतना मान होता है। ठीक है। और ये आपकी क्लास आपकी, अब मैं बताऊं तो यहीं पे होने वाली है। अब ये क्लासें मेरी पहले से आपकी क्या है, कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने ये बनाई हैं। इनको आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो इतिहास, भूगोल, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बहुत ज़बरदस्त आपकी क्लासें हैं। ये सारी क्लासें आप देख सकते हैं। अभी तक मैंने 4 सब्जेक्ट की क्लासें कंप्लीट कर रखी हैं, इतिहास की, भूगोल की, पॉलिटी की और इकोनॉमिक्स की। तो ये सारी क्लासें आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्लासें हैं। और ये क्या है आपका, ये मैंने ये क्लासें बायोलॉजी की पढ़ा रखी हैं, तो ये आप याद रखना। ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।